हेलो फ्रेंड्स, रेडी टू सॉल्व चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और जेईई मेंस के फॉर्म के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि 2025 के जेईई मेंस की ऑनलाइन फॉर्म में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उनकी डेट्स देखते हैं। तो ऑनलाइन जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो 28 अक्टूबर से ही बेटा स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके लिए 22 नवंबर निर्धारित करी गई है। 22 नवंबर रात को 9 बजे तक आपको अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर लेनी पड़ेगी। अगर हम फीस सबमिशन की बात करें तो आप 22 नवंबर को रात को 11:50 तक आपको हर हाल में फीस ऑनलाइन पेमेंट करना ही पड़ेगा। आपको ये सजेशन दी जाती है कि आप आखिरी डेट का इंतजार न करते हुए समय रहते अपना फॉर्म जरूर भर लीजिए। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी तो एनटीए आपको करेक्शन विंडो देगा। एक आपको वेबसाइट पर, उसके एनटीए वेबसाइट पर एक डेट दी जाएगी। उस डेट में निर्धारित समय में जाकर आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। आप सिटी इंटीमेशन स्लिप, आपकी ऑनलाइन परीक्षा होने से पहले आपको एक सिटी इंटीमेशन डेट दी जाएगी, यानी आप उतने तारीख को वेबसाइट से आप ये देख पाएंगे कि आपके पेपर का सेंटर कौन से शहर में पड़ा है। वो सिटी इंटीमेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगी लिस्ट। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से आप अपनी सिटी जान पाएंगे, जिससे कि आप समय रहते पेपर देने की, जाने की, आने की व्यवस्था कर सकेंगे। इसके बाद अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो आपकी जो भी डेट आपकी परीक्षा की होगी उससे 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। अगर हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारी जेईई मेंस जनवरी शिफ्ट का जो पेपर है वो 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक प्रतिदिन होते हैं, 2-2 शिफ्ट में होते हैं। तो आपके जिस भी शिफ्ट में, जिस भी दिन आपकी परीक्षा तिथि अलॉट की जाएगी उसी हिसाब से आप परीक्षा देने जाएंगे। आफ्टर पेपर आपको एनटीए जो है अपने वेबसाइट पर आपको क्या क्वेश्चन पेपर जो आपने अटेम्प्ट कर रखा है वो डिस्प्ले करती है, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई एरर है तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर उसको देख पाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो 12 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि ये टेंटेटिव डेट है, बट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम सेशन 2 की बात करें जो कि अप्रैल में होता है, तो सेशन 2 में जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 31 जनवरी से, यानी अप्रैल सेशन का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 31 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, जो 24 फरवरी तक चलेगा। इसी प्रकार से जो ऑनलाइन फीस जमा करने की प्रक्रिया है वो 24 फरवरी को रात को 11:50 तक आपको हर हाल में करना पड़ेगा। जैसे आपने जनवरी सेशन में सब चीजें देखी, सेम उसी तरीके से अप्रैल सेशन के लिए भी आपको सभी बातें, करेक्शन विंडो और सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया सब एज यूजुअल चलती है। पेपर जो होंगे अप्रैल के वो 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक होते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में, हालांकि ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकती है एज पर कंडीशन। इन बीच प्रतिदिन 2 शिफ्ट होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट। आइए बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की। जेईई मेंस की जो परीक्षाएं होंगी उसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो अगर आप बीटेक या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट या फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग की पेपर दे रहे हैं तो आपका पेपर 3 घंटे का होगा। और अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट और बैचलर ऑफ प्लानिंग दोनों का कंबाइंड वाला पेपर दे रहे हैं तो उस केस में आपका पेपर 3 घंटे 30 मिनट का हो जाएगा। प्रतिदिन 2 शिफ्ट होंगी। मॉर्निंग शिफ्ट की टाइमिंग 9 बजे से 12 बजे की होती है और इवनिंग शिफ्ट की टाइमिंग 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक की होगी। और अगर आपका 3.5 घंटे वाला पेपर है, यानी कि कंबाइंड वाला पेपर है, तो उस केस में 9 से 12:30 और 3 से 6:30 की टाइमिंग होगी, यानी आपका पेपर 3.5 घंटे का होगा। अगर हम फीस की बात करें तो अगर आप केवल एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बीटेक का हो या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट हो या फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग हो, केवल अगर एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, तो अगर मेल कैंडिडेट है तो आपकी फीस 1000 रुपए रखी गई है और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी फीस 800 रुपए की रखी गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं, माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो बेटा आपकी फीस 900 रुपए रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट की फीस 800 रुपए रखी गई है। इसी प्रकार से अगर कोई कैंडिडेट SC/ST या फिर PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है तो मेल कैंडिडेट की फीस 500 और फीमेल कैंडिडेट की फीस भी 500 ही रखी गई है। अगर कोई बच्चा थर्ड जेंडर का है तो उसकी फीस भी 500 रुपए रखी गई है। इसके अलावा कॉम्बो पैक भी आपके लिए अवेलेबल है। आप अगर मान लीजिए पेपर 1 और पेपर 2A यानी बीटेक या और बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट दोनों का फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो कॉम्बो पैक आपको मिलेगा। उस केस में आपकी फीस, अगर आप जनरल कैटेगरी में है या फिर ओबीसी में है या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो आपकी फीस मेल कैंडिडेट के लिए 2000 रुपए, 1000 + 1000 2000,
और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 800 प्लस 800 1600 रुपए की फीस रखी गई है। अगर आप SC ST या PWD या PWBD कैटेगरी में आते हैं तो अगेन 500 और 500 जोड़ के होते हैं 1000, फीमेल के लिए भी 1000 और मेल के लिए भी 1000, थर्ड जेंडर के लिए भी 1000 रुपए की ही फीस है। तो आप इस कॉम्बो पैक का भी फायदा उठा सकते हैं, दोनों या तीनों पेपर के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट, पेपर 2A और पेपर 2B यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ प्लानिंग और BTech तीनों का कॉम्बिनेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसका कॉम्बो का फायदा उठा सकते हैं। हाँ, आप जिस भी गेटवे से या जो भी पेमेंट मेथड आपका होगा उसमें जो GST या फिर टैक्सेस लगेंगी वो एक्स्ट्रा होगी, वो आपको पे करना पड़ेगा। आप इस 1000 या इस फीस के अलावा होगी। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो अगर कोई बच्चा पेपर 1 के लिए अप्लाई करता है यानी BTech के लिए अप्लाई करता है तो उसमें जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट क्राइटेरिया है, वो पेपर जो है वो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा। इन 3 विषयों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों के इक्वल वेटेज हैं, तीनों से 25-25-25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन MCQ टाइप के पूछे जाएंगे, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको इंटीजर वैल्यू राउंड ऑफ करके आंसर करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट का पेपर देना चाहते हैं तो उसके 3 पार्ट में पेपर होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में मैथ के क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि CBT होगा। दोनों पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए आपको CBT में यानी ऑनलाइन पेपर देना होगा, जबकि पार्ट 3 जो ड्राइंग टेस्ट है उसके लिए आपको पेन और पेपर बेस्ड पेपर होगा। आपको आंसर शीट दी जाएगी A4 शीट और उस पर आंसर करना होगा। ऑन अ ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज उस पर आपको पेपर करना होगा। अगर आप बैचलर ऑफ प्लानिंग का पेपर के लिए अप्लाई किया है आपने तो वहां पर भी आपके पेपर में 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 मैथ का क्वेश्चन, पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों ही MCQ टाइप के होंगे और दोनों ही CBT बेस्ड होंगे। पार्ट 3 प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये भी MCQ होगा और ये भी CBT होगा, यानी ऑनलाइन ही देना है आपको, यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें बेटा कि पैटर्न क्या होगा पेपर का, तो अगर आपने BTech के लिए अप्लाई कर रखा है तो CBT पेपर होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई भी ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट वाइज ड्यूरेशन की बात करें और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तीनों में आपको 2-2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 25-25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में करने पड़ेंगे। तो कुल 75 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 100 और 100 यानी 300 नंबर का हमारा टोटल एग्रीगेट होगा। यहाँ पर जो सेकंड सेक्शन है, बी सेक्शन, उसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि करेक्ट आपको नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पर आंसर करना होगा राउंड ऑफ करके, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने गलत आंसर कर दिया तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपको बिल्कुल जब कॉन्फिडेंस है तभी आप आंसर करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी, आपको कीबोर्ड से आंसर इनपुट करना है और अगर वो भी गलत इनपुट हो गया तो उसके भी -1 नंबर काट लिया जाएगा। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो MCQ क्वेश्चन में अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 4 नंबर, गलत किया तो -1 नंबर, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 नंबर अवार्ड किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपने सही किया तो 4 नंबर, गलत किया तो -1 नंबर और अगर अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो आपको 0 मार्क्स यानी न काटा जाएगा न दिया जाएगा। इस तरीके से अगर हम मेरिट की बात करें कि मेरिट कैसे बनेगी तो NTA जो है आपके तीनों सब्जेक्ट के जो रॉ स्कोर है, यानी आपने तीनों में जितने जितने नंबर स्कोर किए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 300 नंबर में से, उस नंबर के बेसिस पर NTA अपना एक स्कोर बनाती है और सभी दिन के सभी शिफ्ट के स्कोर्स को मर्ज करके एक फाइनल परसेंटाइल तैयार करी जाएगी मेरिट, जिससे कि आपकी मेरिट निर्धारित हो सकेगी। मेथड ऑफ टाई रिजॉल्विंग टाइज की बात करें, अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट के सेम नंबर आ गए तो टाई हो गया। उस टाई को ब्रेक करने के लिए NTA ने ये स्कीम दे रखी है कि अगर दो कैंडिडेट के सेम नंबर आ गए तो सबसे पहले उनके मैथ्स में नंबर देखे जाएंगे कि जिसके मैथ में ज्यादा नंबर है उस बच्चों की वरीयता दी जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों के मैथमेटिक्स में भी सेम नंबर आ गए तो फिर फिजिक्स की वरीयता देखी जाएगी कि फिजिक्स में किसने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कि ज्यादा नंबर किसके हैं। अगर फिजिक्स में भी सेम नंबर आ गए तो फिर केमिस्ट्री की वरीयता देखी जाएगी। अगर केमिस्ट्री में भी सेम नंबर आ गए तो देखा जाएगा कि ओवरऑल आप किसी कैंडिडेट ने कितने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं और कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए हैं, यानी करेक्ट और इनकरेक्ट का रेशियो निकाला जाएगा। जिसका रेशियो बेटर होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अगर ये भी टाई हो गया, इसमें भी सेम आ गया तो फिर इंडिविजुअल तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में
1/1 सेम करेक्ट और इनकरेक्ट का रेशियो निकाला जाएगा और जिसका रेशियो ज्यादा अच्छा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अगर इसके बावजूद टाई हो गया तो फिर दोनों कैंडिडेट को या जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सेम रैंक अवार्ड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की बात करें तो टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर देना होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आता है यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है और वो स्क्राइब के लिए अगर एलिजिबल है तो उस केस में उनका पेपर 4 घंटे का होगा। उनको उनकी सहूलियत का ध्यान रखते हुए उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा और वो अपने पेपर को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो जेईई मेंस 2025 की परीक्षा में कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हैं, 70 साल, 65 साल, 80 साल, आप जेईई मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। बट प्रोवाइडेड दैट कि आपकी 12वीं जो है या तो वो 2025 में होने जा रही है यानी आप 2025 के बोर्ड की परीक्षा के लिए अपीयर होने जा रहे हैं या फिर आपने 2024 में बोर्ड परीक्षा पास कर ली हो 12वीं की परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा या फिर 2023 में, यानी 2023, 24 और 2025 अगर इसमें आपकी 12वीं हो रही है तब तो आप जेईई मेंस के लिए एलिजिबल हैं। और अगर 2022 या उससे पीछे के किसी भी वर्षों में आपने अगर जेईई मेंस 12वीं की परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा पास कर रखी है तो आप जेईई मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से 2023, 2024 और 2025 में जो 12वीं पास कर रहे हैं या करेंगे बस वही एलिजिबल है। रिजर्वेशन की बात करें, आइए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर हम आ गए तो देखते हैं कि रिजर्वेशन की स्कीम जेईई मेंस में कैसे एप्लीकेबल है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए 10% की सीट रिजर्व करी गई है। ईडब्ल्यूएस की जो लिस्ट है वो आप जो भी उसके नॉर्म्स और हैं वो गवर्नमेंट ने जो आदेश पारित कर रखा है उसके बेसिस पर है। अगर ओबीसी की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर में है तो 27% का रिजर्वेशन है। अगर एससी कैटेगरी में है तो 15% का और अगर एसटी कैटेगरी में है तो 7.5% की सीट आपके लिए रिजर्व करी गई है। अगर आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग श्रेणी का कोई छात्र है तो उसको 5% की सीट जो है वो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में रिजर्व करी गई है। रेस्पेक्टिव कैटेगरी में रिजर्व करी गई है का मतलब है कि वो उम्मीदवार जिस श्रेणी का है, मान लीजिए अगर वो उम्मीदवार इकोनॉमिकली जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो 10% रिजर्व सीट है उस 10% का 5% सीट जो है वो दिव्यांग जनों के लिए रिजर्व करा गया है। इसी प्रकार से अगर कोई ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का उम्मीदवार है और वो दिव्यांग भी है तो जो 27% सीट ओबीसी के लिए रिजर्व करी गई है उस 27% का 5% सीट जो है वो दिव्यांग जनों के लिए रिजर्व है। यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो दिव्यांग स्टूडेंट होगा उसको वो 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार से एससी एसटी में भी सेम रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो दिव्यांग जनों को अपने अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी में जो सीट रिजर्व है उस सीटों रिजर्व सीटों का 5% का रिजर्वेशन सरकार की तरफ से दिया गया है। अगर हम एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन की बात करें, अगर हम एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या फिर सीएफटीआईज के लिए अगर अप्लाई करते हैं उनके लिए उनमें एडमिशन चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें जेईई मेंस का पेपर 1 तो क्वालिफाई करना ही करना है। उसके साथ में हमें जो बोर्ड परीक्षा हमारी है उसमें मिनिमम 75% का मार्क्स लेके आना पड़ेगा। अगर हम एससी एसटी कैटेगरी में है तो फिर हमें 65% का मार्क्स लेके आना पड़ेगा, तभी हम इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, और अगर हम सब कोर्स की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें तो बीटेक के लिए जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है बेटा वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी है। इसके अलावा आप थर्ड सब्जेक्ट के रूप में अगर आपने केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी या फिर और भी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस या आईटी इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपका है तो भी आप बीटेक के लिए एलिजिबल है। तो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खास मौका है। अगर कोई बायोलॉजी से 12वीं है या अपीयर हो रहा है तो वो भी आईआईटीज एनआईटीज में जाने का सपना पूरा कर सकता है, वो भी बीटेक के फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट यानी आर्किटेक्ट करना चाहता है तो उसको 12th या जो समकक्ष परीक्षा है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की होना अनिवार्य है, यानी 10+2 में उसका पीसीएम बैकग्राउंड होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ उसको पास करना पड़ेगा। अगर 50% से कम नंबर हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई बैचलर ऑफ प्लानिंग का कोर्स करना चाहता है तो उसको यहाँ पर मार्क्स की कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आप पास हो तो भी आपका काम चल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपके 12वीं 10+2 या उसके समकक्ष परीक्षा में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से हमने जेईई मेंस 2025 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो इंपॉर्टेंट बातें और जो मेन फैक्ट्स थे उनसे आपको अवगत कराया।
अगर इसके बावजूद आपकी कोई समस्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452790221 पर मैसेज करके अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। आपको उस समस्या का समाधान दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए